Hello everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to our class wherein we are going to do our MCQs. So इसमें जो MCQs है उसमें से कुछ MCQs are based on the news which we covered yesterday, okay, as well, so that आपका ना एक तरीके से revision हो जाएगा, right? चलो, so let's get started. यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा information ले लेते हैं and that is related to the courses. So the courses which we are running as of now, those are these philosophy optional, and apart from that the main score enrichment program specially for the philosophy, then essay enhancement program, BA MA diploma plus UPSC preparation and only UPSC preparation. ये सारे ही courses जो हैं वो हम provide कर रहे हैं. जो भी classes हो चुकी हैं that you will be getting in the recorded form. Rest of those you will be getting लाइव, ठीक है, लाइव जो क्लासेस है वो वहाँ पे हो जाएंगे. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट हियर यू कैन सी एनसीईआरटी मॉड्यूल, दिस इज आल्सो रनिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीसेट पेपर 2 जो है दिस कोर्स यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स एज वेल. ओके, इन दोनों के लिए ही आप एनरोल कर सकते हो. tathastuics.com, यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स और यू कैन विजिट दी ऑफिस एज वेल, राइट. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन फ्यूल. ओके, सो द क्वेश्चन इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल दैट कंबाइंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाटर. This is the statement 1. Statement 2. Hydrogen fuel cells can be used to run buses. So you have to answer accordingly. कथन 1, कथन 2 यहाँ पे दिए हुए. हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाएं हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करती हैं जो विद्युत ऊर्जा और पानी का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ती हैं. दूसरा कथन कह रहा है हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग बसें चलाने के लिए किया जा सकता है. सो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो फ्यूल है इसका इस्तेमाल हो सकता है कि क्या है. तो यहाँ पर जो है दोनों ही एक्चुअली स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर दी हुई करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का. सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेज आर लाइक एन इलेक्ट्रिक बस इन दैट हाइड्रोजन इंटरेक्ट्स विद द फ्यूल सेल. जो हाइड्रोजन सेल बसेस जो होती हैं जिसमें कि वो फ्यूल के तौर पे काम करती हैं वो बसेस में हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो वो दोज आर दी इलेक्ट्रिक बसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक बस है जिसमें कि दी in that hydrogen interacts with the fuel cell battery producing the electricity and no carbon emissions happen over here. कार्बन एमिशन इसमें से कुछ भी जो है वो नहीं होता है. सो एक तरीके से कार्बन फुटप्रिंट जो है वो यहाँ पर रिड्यूस करेगा. द प्रॉब्लम विथ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो दिस वाज द टॉपिक विच वी कवर्ड yesterday. Now the next question is related to ISRO. ओके, सो इट इज यहाँ पे जो है मंगलयान जो मिशन लॉन्च किया गया था बाय इसरो. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन. सेकेंड इज मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट मार्स आफ्टर द यूएसए. थर्ड इज दैट दिस मंगलयान after launching this thing made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit Mars in its very first attempt. ओके, पहले ही बार में जो है उन्होंने दे मेड इट, वी मेड इट. ओके, बताइए अब इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो है वो सही है यहाँ पे. सो यहाँ पे जो है हमारे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. क्या? क्योंकि यहाँ पर फोर्थ स्पेस एजेंसी है जो कि सक्सेसफुली मार्स ऑर्बिट पे लॉन्च कर पाए थे स्पेसक्राफ्ट को, फोर्थ, ठीक है. एंड ये जो है बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया था जब ये सक्सेसफुली हम लोग लॉन्च कर पाए थे इस चीज़ को. सो दिस वाज रियली वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस. इंडिया को हमेशा क्या कहते रहते, ग्लोबल साउथ में इंक्लूड करते रहते हैं ना. कल ही हमने कवर किया ना ग्लोबल साउथ, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हियर. EDAR project is an initiative of the Ministry of Commerce and Industry. Second is that this project is funded by the World Bank. आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है, गलत कौन सा है. EDAR प्रोजेक्ट परियोजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है. दूसरा है यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है.
ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है। ओके, सो EDAR क्या है? ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ओके, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट जो है उससे रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट। सो दिस प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव एंड ये एक्सीडेंट ऑब्वियसली बात है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री जो है इसमें इन्वॉल्व है। ओके, सो दैट इज द वन। एंड यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है दैट इज करेक्ट। What is the aim of it? It aims to develop an integrated road accident database. पूरा जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है कहाँ क्या कैसे क्यों एंड ऑल वो सारा जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। एंड दिस प्रोजेक्ट वुड जनरेट वेरियस टाइप्स ऑफ इनसाइट्स, बहुत इनसाइट्स मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। वी वुड बी एबल टू एनालाइज, दिस विल बी एक्चुअली हेल्पिंग आउट इन ऑर्डर टू एनालाइज द कलेक्टेड रोड एक्सीडेंट डेटा अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारे लोग जो है रोड एक्सीडेंट में अपनी ज़िंदगी गंवा ले रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, जिसमें से कि एक जो बहुत मेजर इशू हो जाता है दैट इज़ द रोड का कंस्ट्रक्शन। बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से प्लान करके नहीं किया गया है पहले से भी जो बने हुए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि एकदम ब्लाइंड स्पॉट रहता है, भाई सामने से कुछ है भी कि नहीं है टर्निंग करने में, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी चीज़ें जो है रोड से कनेक्टेड है एंड लोगों के भी लोगों का भी जो है कॉमन सेंस वो भी काम नहीं करता। भैया जब ब्लाइंड एंड कहीं पे आता है राइट, तो उसमें क्या करना है आपको, कम से कम हॉर्न तो करना चाहिए ना, ब्लो करना चाहिए, बट पीपल जनरली डोंट डू दैट। बस हीरो के जैसे कि टर्न करते हैं एंड देन उनका जो है कार आ गई सामने से या फिर जो दूसरी कार आ गई स्पीड में, तब तो हो गया। Here you are supposed to choose the correct statement. Brucellosis is a bacterial infection that spreads from animals to people. Second is it is a zoonotic disease caused by fungi. Third is it is a highly infectious disease that can be treated by vaccine. Fourth is it is found only in the Indian subcontinent. ब्रूसेलोसिस एक जीवाणु संक्रमण है जो जानवरों से लोगों में फैलता है। दूसरा है यह कवक के कारण होने वाला एक जूनोटिक रोग है। तीसरा यह एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जिसका इलाज टीके द्वारा किया जा सकता है। लास्ट है यह केवल भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो ये जानवरों से लोगों में फैलता है, ह्यूमन से, इट स्प्रेड्स फ्रॉम द एनिमल्स टू दैट ऑफ द human. Okay, so the first statement is correct over here. So this is not something जो कि इंडिया में ही specially मिलती है. So this is found globally and it is a reportable disease in most countries. It affects people of all the ages. पूरे ही एज के लोग जो है, बूढ़े बच्चे and all सबको impact करता है, and both the sex also. मेल फीमेल सभी को करता है. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज रेयर बट इट अकर्स. ये बहुत ही रेयर है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता. अगर कोई चीज़ रेयर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मिलती नहीं है, होती ही नहीं है, होती है लेकिन बहुत ही कम होती है. दैट्स व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू से. सो द इन्फेक्शन कैन यूजुअली बी ट्रीटेड बाय विद द एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली जो है इस इन्फेक्शन से छुट्टी मिल सकती है. Okay, 7-year-old Kollam girl affected by rare this brucellosis shifted to SIT hospital. Brucellosis. Okay. Next हमारा क्वेश्चन लोक अदालत से रिलेटेड है. सो स्टेटमेंट 1, लोक अदालत इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स. सेकेंड स्टेटमेंट है यूनियन गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट अप लोक अदालत एट ईच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. सो यहाँ पे आपको बताने हैं कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं. लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है. भारत में प्रत्येक जिले में लोक अदालत स्थापित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है.
ओके, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, कोई दूसरे का एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, मोबाइल लोक अदालत इज ऑल्सो सेटअप रेगुलरली, राइट। सो इट इज नॉट समथिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन हो। आइडेंटिफाई द प्रोटेक्टेड एरिया। किस प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में जो है यहाँ पे बात हो रहा है? इट लाइज इन द वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ द नीलगिरीज प्लाट्यू। Second is the park is a part of the Nilgiri Biosphere Reserve. Third is it was established with the prime motive to conserving its keystone species, the Nilgiri Tahir. सो यह नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है। इसको लोकेशन बेसिकली ये आपको बता रहे हैं। यह पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना इसकी मुख्य प्रजाति नीलगिरी तहर को संरक्षित करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। तो कौन सा है ये? बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुंडूमलाई नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसमें से कौन सी हैं? ओके, तो यहाँ पर आंसर है बी, दिस इज दी मुकुर्थी नेशनल पार्क। सो मुकुर्थी नेशनल पार्क की यहाँ पर बात हो रही है। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पे है, इसका लोकेशन समझ ले। सो वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ दी नीलगिरी प्लाट्यू, नीलगिरी प्लाट्यू जो है तमिलनाडु में, उसके वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न कॉर्नर में ये बेसिकली जो है वो पड़ता है। ओके, एंड दिस पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, उसी का ही एक अंश है, एक अंग है। इट इज सैंडविच्ड बिटवीन दी मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये दोनों ही नेशनल पार्क के बीच में आता है, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था विद द प्राइम मोटिव ऑफ नीलगिरी ताहिर, इस चीज के लिए, स्पेसिफिकली इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग भी है इसको मिला हुआ है। एंड इट वाज फॉर्मली नोन एज द नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क। इसका नाम जो है चेंज करके मुकुर्थी नेशनल पार्क रख दिया गया है। कोई भी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी आप कवर करते हैं तो उसके आसपास का एरिया जानना आपको ज़रूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि उसके उधर से कोई रिवर जो है वो होकर गुजर रही है कि नहीं, ठीक है। सो पाइकरा, कुंडा रिवर्स ये जो है इस पार्क से होकर के गुजरती हैं विद सेवरल पेरेनियल स्ट्रीम्स दैट ओरिजिनेट इन द पार्क एंड ड्रेन इनटू द भवानी पुजा, ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दीज एक्स्ट्रा, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है दीज, ओ आई होप आप लोगों ने आंसर नहीं देखा। सो हियर इट इज सेइंग दैट दीज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद द रेनफॉल, स्नोफॉल एंड दैट ऑफ द फॉग। दूसरा इसमें बता रहा है द डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तीसरा इसमें स्टेटमेंट कह रहा है डिस्टर्बेंस इज एन एरिया ऑफ हाई एयर प्रेशर। ओके, सो पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, आपको इस पे विचार करना है और बताना है कि कितने सही हैं। ओके, ये अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफान, वर्षा, बर्फबारी और कोहरे से जुड़े हैं। दूसरा है विक्षोभ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करता है। तीसरा है विक्षोभ उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। तो इसमें से कौन से जो है वो सही है? तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो सही है, दैट इज द वन ओनली। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारे गलत है। डिस्टर्बेंस जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न डायरेक्शन से आते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं। ये चीज तो मैं आपको कल ही अपने न्यूज एनालिसिस में समझा दी थी। नेक्स्ट तीसरा स्टेटमेंट जो इन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म रेफर्स टू दी लो प्रेशर। यहाँ पे जो स्टॉर्म वर्ड है वो बेसिकली लो प्रेशर के लिए यहाँ पर बात करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये वाला जो है मैंने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से एकदम डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। Which of the following country recently declared a national emergency due to Guillain-Barré
सिंड्रोम। ओके, गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण किस देश ने आपातकाल घोषित कर दिया? ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो आप सभी को जो है वो पता होना चाहिए। पेरू, बोलीविया, सूडान, केन्या। केन्या की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। सो पेरू, बोलीविया, सूडान, केन्या। तो बहुत ही इजी है। तो दिस इज द प्लेस जहां पर कि इसको लेकर के जो है वो इस इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। सो दैट इज दी पेरू। अब पेरू से यहाँ पे जो आसपास की कौन सी जो कंट्रीज हैं वो आप जान लीजिए। सो बॉर्डर शेयर करती है। सो एक बात तो यहाँ पे है दैट इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ओके, ये पॉइंट तो हो गया दैट इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। दूसरा, यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रही है चिली के साथ, बोलीविया के साथ, देन कम्स दी ये ब्राजील के साथ आ रहा है, दिस इज द कोलंबिया एंड दैट ऑफ द इक्वाडोर। ओके, सो चिली, बोलीविया एंड हियर कम्स द ब्राजील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। 5 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है एंड इट इज नॉट द लैंडलॉक्ड कंट्री। ओके, तो पेरू ने रिसेंटली इसको जो है डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फेम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरा है दिस स्कीम एंटायरली फोकसेस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तीसरा है दिस स्कीम आल्सो फोकसेस ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईवी। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है पहला मतलब एक ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है एंड दैट इज द थर्ड वन। आपके फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ओके, एंड it is administrative ministry over here. Second statement, it is actually why, what is the purpose behind that? So in order to encourage electric and hybrid vehicle purchases by providing the subsidies. So subsidies provide करके जो है हम electric और जो hybrid vehicles है उनकी संख्या इंक्रीज करने की यहाँ पर योजना में सरकार लगी हुई है। ओके, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है टोलका पीएम से रिलेटेड। आपका हिस्ट्री यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। लेट्स चेक दिस आउट। सो टोलका पीएम इज कंपोज्ड बाय टोलका पीआर, ठीक है। सेकेंड इज दिस ग्रेट बुक ऑफर्स इंफॉर्मेशन ऑन सोशल लाइफ, ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग दी संगम एज। आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये आंसर जो है बहुत आसान से दे सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। टोलका पीएम की रचना टोलका पीआर ने की है। यह महान पुस्तक संगम युग के दौरान सामाजिक जीवन, मानव मनोविज्ञान, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों पर जानकारी प्रदान करती है। ओके, सो यहाँ पे हमारे दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं, बहुत ही सही है। इसमें जो है तमिल ग्रामर के बारे में डिस्कस किया है, जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आता है। संगम एज स्टड बेड बीड अनअर्थ इन दी तमिलनाडु। सो जो एक बीड है वो बेसिकली डिस्कवर किया गया है, ओके, संगम एज का। सो दिस इज इट for today's this MCQs. So I hope that all of you enjoyed it. See you in the next class. Bye bye.